Standard 5 Environmental Studies Part 1. Dear students, in this video we are going to start the second lesson of our EVS 1, Motion of the Earth. You all know that Earth is round in shape. आपको पता है ना Earth round shape का होता है. ओके, तो Earth मूव होते रहता है. अर्थ खुद भी घूमता है और सन के राउंड राउंड भी घूमता है. तो वो जो स्टडीज़ है उसके बारे में हम ये लेसन में देखेंगे. अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवोल्यूशन, ये सभी हम ये लेसन में देखने जा रहे हैं. यहाँ पर ट्राई दिस दिया, क्या करना है आपको. देखो, टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. आपने टॉप से खेला है भौरा. देखो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है उसका. एक टॉप है, इसको आप फेंकोगे घुमाकर तो क्या होगा, ये खुद भी घूमता है और साथ साथ में एक जगह से दूसरे जगह भी घूम के जाता है. खुद घूमते घूमते अपना जगह बदल बदल के, कभी गोल गोल में, कभी लंबा लंबा, है ना. तो साथ में दो तरीके के मोशन होता है. एक खुद ट्विस्ट होता है और दूसरा जगह बदल बदल कर भी जाता है. द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ. Any object that turns about itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called its axis of rotation. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो कोई भी चीज़ खुद घूमता है, खुद ब खुद अपने आप को ही घूमता है, खुद ही अराउंड इटसेल्फ जब घूमता है, तो उसे, वो मूवमेंट को, वो मोशन को हम कहते हैं रोटेशन. और कोई भी चीज़ जो खुद घूमता है, यानी अपने आप राउंड 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 घूमता है, वो एक इमेजिनरी लाइन के हिसाब से घूमता है. यानी उसको एक इमेजिनरी, रियल में नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके हिसाब से वो राउंड राउंड घूमता है. वो इमेजिनरी लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. जैसे अभी आपने ये जो टॉप देखे थे, लेट अस सी दैट टॉप अगेन. ये टॉप इस तरफ राउंड 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 घूमते हैं और ये देखो एक इमेजिनरी लाइन उसके सेंटर से इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द इमेजिनरी लाइन, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. In the same way, the earth also rotates around itself. Take a globe like the one in the picture and spin it. Note the line around which it rotates. Now take a plumb line and hold it close to the globe as shown in the picture. If you cannot get a plumb line, tie a long thread to an eraser and make one. You will see that the plumb line and the earth's axis are at an angle to each other. That is, the earth's axis is inclined. तो अभी यहाँ पर आपको बता रहा है कि एक ग्लोब लो. ग्लोब इसको कहते हैं अर्थ का एक छोटा सा रूप. इसको एक एक्सिस में फिट किया हुआ एक स्टैंड है और दिस इज द एक्सिस. ओके, अर्थ को रखने के बाद, मतलब ग्लोब को ऐसा घुमा कर नीचे रखने के बाद आप एक प्लम्ब लाइन लो. प्लम्ब लाइन किसको कहते हैं, देखो ये जो लाइन है और उसके बाद ये ऐसा, ये जो बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह बनाने वाले जो मैसन्स होते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, उन लोग ऐसा एक प्लम्ब लाइन यूज़ करते हैं. अगर आप प्लम्ब लाइन आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप एक रस्सी लेकर, एक थ्रेड लेकर उसमें आपका इरेजर बांधो, प्लम्ब लाइन का काम करेगा. तो ये प्लम्ब लाइन को स्ट्रेट इस तरह रखना है, तब आपको पता चलेगा कि जो ग्लोब है वो टेढ़ा है. ग्लोब का जो पोजीशन है वो टेढ़ा है. किस तरह होना चाहिए था, ऐसा, पर ये टेढ़े हैं. दैट मीन्स दिस टेढ़ा लाइन, ये जो होता है, दैट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ. दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट द एक्सिस ऑफ अर्थ इज inclined. What do you mean by inclined? Inclined मतलब टेढ़ा. inclined यानी टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं. अब यहाँ पर ग्लोब दिया, चलो ग्लोब का एक एक पार्ट भी हम देख लेते हैं. ये जो लाइन होता है इसको इक्वेटर कहते हैं और इक्वेटर के नीचे जितने भी हिस्से होते हैं ये पूरा उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और यहाँ पर जितने भी एरिया होते हैं इक्वेटर के ऊपर की तरफ उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और ये जो लाइन है इसे एक्सिस कहते हैं, अर्थ का एक्सिस. और ऊपर का जो ये पॉइंट है उस पॉइंट को नॉर्थ पोल और नीचे का जो पॉइंट है उसको साउथ पोल, इस तरह कहते हैं.
The earth rotates with its axis inclined like this. The line NS in the picture shows the earth's axis. It passes through the center of the earth. The points N and S are called poles of the earth. N is the north pole and S is the south pole of the earth. Let's see it again. यहाँ पर N से S तक का जो लाइन है SN, दैट इज द एक्सिस. N जो है नॉर्थ पोल मैंने बताया, S जो है वो साउथ पोल. If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south poles, it would divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called equator. बच्चों अगर सपोज ये अर्थ का शेप है और इसके एकदम बीचों बीच से एक लाइन अगर राउंड में बनाओगे ग्लोब के पूरे राउंड से, इट्स एन इमेजिनरी लाइन. ऐसा असली में नहीं है. ये जो अर्थ के ऊपर अगर ऐसा एक इमेजिनरी लाइन है जिसके वजह से अर्थ इक्वली हाफ हाफ बन गया हो, ऊपर एक हाफ नीचे एक हाफ, तो इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर. क्या कहते हैं? इक्वेटर. ओके, सो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के एकदम बीचों बीच जो ग्लोब है या अर्थ है एकदम सेंटर में एक राउंड बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे, दैट इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड इक्वेटर. और इक्वेटर की वजह से अर्थ दो हिस्से में बट जाते हैं. क्या क्या है ये देखो, एकदम बीचों बीच से इक्वेटर दो हिस्से में जो बटता है, एक हिस्से को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दूसरे हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. Stand a candle in the middle of a large table. Draw a big circle around the candle. Place a globe at any point on this circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose that the candle is the sun. Observe which part of the globe gets the sun's light and which one does not. अभी जो पैराग्राफ में हमने रीड किया वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना है, टेबल पर इस तरह एक कैंडल लगाओ. कैंडल को आग लगा दो. ओके, कैंडल जल रहा है. कैंडल के राउंड एक सर्कल बनाओ. ओके, इस सर्कल पे आपको क्या करना है, इसी सर्कल पे एक ग्लोब को रखना है और लाइट पूरे बंद कर दो. सभी लाइट बंद. इट शुड बी अ डार्क रूम. तो क्या होगा, पूरे रूम में डार्कनेस है लेकिन इसका थोड़ा सा रोशनी तो रहेगा. ये कैंडल का रोशनी एक ग्लोब के एक ही साइड में मिलेगा, जो साइड कैंडल के तरफ है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है उस साइड में रोशनी नहीं मिलेगी. देखो इस तरह हमें दिखाई देगा. देखो, वन साइड इज लाइटेड एंड द अदर साइड इज इन डार्कनेस. इन द सेम वे जस्ट इमेजिन दैट दिस कैंडल इज द सन. इमेजिन करो कि ये कैंडल सन है और दिस ग्लोब इज द अर्थ. तो एट अ टाइम, एक टाइम पे अर्थ का एक ही साइड में रोशनी मिलता है, ऑपोजिट बैक साइड में रोशनी नहीं मिलता. तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो साइड में रोशनी मिलता है वो साइड होता है डे, दिन. ओके, और जो साइड में रोशनी नहीं मिलती है वो साइड होता है नाइट. और फिर क्या होगा, सभी फुल टाइम इधर ही रोशनी मिलती रहेगी? नहीं. अर्थ क्या होते रहता है, ऐसा ऐसा घूमते रहता है. तो थोड़े टाइम के बाद, यानी एक 12 आवर्स के बाद क्या होगा, जो जगह में रोशनी पहले मिल रही थी वो जगह पीछे चले जाएगा और जो जगह में अंधेरा था वो जगह सन के सामने आ जाएगा. तो जहाँ पर पहले लाइट थी यानी कि दिन था वो जगह पीछे चले जाता है, यानी उधर अभी रात हो जाएगा, और जहाँ पर पहले रात था वो सन के सामने आ जाता है, वहाँ पर दिन हो जाता है. तो डे और नाइट किस वजह से होता है, अर्थ खुद घूमने की वजह से. अगर अर्थ नहीं घूमते खुद तो क्या होगा, हमेशा एक ही साइड में रोशनी होती और एक ही साइड में अंधेरा. मतलब कुछ कंट्रीज में सिर्फ दिन ही दिन होता और बाकी सब कंट्री में रात ही रात होता. तो कितना प्रॉब्लम्स होता है ना. तो डे और लाइट किसके वजह से होता है, अर्थ का रोटेशन की वजह से, अर्थ जो खुद घूमता है उसके वजह से. Now, looking at the globe from the direction of the North Pole, turn it anti-clockwise. This is how the earth rotates. That is, it rotates from west to east. ये चीज़ ध्यान देना है. अभी अर्थ किस तरह घूमता है, कौन से डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज. व्हाट डू यू मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज, यू नो.
चलो हम यहाँ पर एक क्लॉक बना लेते हैं, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ 9, इधर उसका हैंड है। ओके, सपोज इधर है वो हैंड, किस तरह घूमोगे, इधर आएंगे, इधर आएगा, इधर आएगा, यानी ऐसा घूमेंगे, बराबर है। यहाँ से ऐसा 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 घूमते जाएंगे, फिर वापस इधर से आएंगे, ऐसा घूमेंगे। ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरह क्लॉक में कांटे घूमते हैं उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, चलो ये क्लॉकवाइज है, देखो इस तरह इस तरह इस तरह जो जाता है दैट इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, क्लॉक जिस तरह घूमता है उसके उल्टा डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या है, वेस्ट से ईस्ट। आपको पता है सन कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में जाते हैं? यस, हम बोलते हैं कि सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बराबर। तो इसका मतलब ईस्ट से वेस्ट जाते हैं। बट यू नो रियली, इन रियलिटी सन डज नॉट गो एनीवेयर, सन डज नॉट रिवॉल्व। सन ना रिवॉल्व करता है ना किधर जाता है, सन एक कांस्टेंट प्लेस में है। तो फिर सन जाता हुआ क्यों हमें लगता है, क्योंकि हम जो हमारा अर्थ है, अर्थ क्या करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत कंटिन्यू घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है। तो हमें लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। जैसे हम एक ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, और हम तो ट्रैवल करके आगे आगे जाते रहते हैं, और हम रास्ते में देखोगे या बाहर साइड में देखोगे तो हमें ऐसा लगे कि सब बिल्डिंग, सब झाड़, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो झाड़ और वो जितने भी ट्रीज है, वो हाउसेस है, पीछे भाग रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो कांस्टेंट है। लेकिन हमें वो पीछे जाता हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आगे जा रहे हैं उसको पार करते करते। इसी तरह सन नहीं हिलता है, सन वैसे ही है, पर अर्थ वेस्ट से ईस्ट जाने की वजह से हमें लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जाता है। As the earth rotates, its different parts come into the light of sun one after the other and turn away from it also in the same order. अब इधर क्या बोल रहा है, जिस तरह अर्थ का एक पार्ट सन के सामने आया, उधर डे हुआ, फिर वापस से वो कॉन्स्टेंटली घूमते रहता है, तो उसके बाजू का एरिया में रोशनी आएगा, फिर ऐसा घूमते 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 एक एक पार्ट ऑफ वन, ईच पार्ट ऑफ अर्थ कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन। अर्थ के हर एक पार्ट सन के सामने आकर रोशनी पाते हैं, फिर धीरे धीरे घूम घूम के अंधेरे में हो जाता है। तो ये पूरा सन का अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। Now next, stick a red bindi on the globe. Set up the previous model of the globe and candle. Turn the globe anti-clockwise, not when it is sunrise, noon and sunset at the location of the bindi. तो अभी क्या बता रहा है, आपने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया, टेबल पे एक कैंडल जला के रखा, सर्कल बनाया और ग्लोब को सामने रखा वगैरह वगैरह। अब वो ग्लोब में कोई एक जगह में आप एक रेड बिंदी लगाओ, चलो इंडिया का ही कोई एरिया में लगाओ तो रेड बिंदी, और उसको स्लोली स्लोली आप ग्लोब को घुमाते रहो, और धीरे धीरे वो ग्लोब बैक साइड में जाता है, मतलब किसके बैक, जो रोशनी है उसके बैक साइड में। फिर स्लोली उसको घुमाओ तो वो बिंदी जो लगाया हुआ है वो एरिया स्लोली स्लोली लाइट के सामने आएंगे। जब वो लाइट के सामने हल्का सा आने लगेंगे तो हम बोलेंगे इट इज सनराइज, सूरज उगा। मतलब हमारा एरिया जो है वो एरिया जब सन के सामने आता है, समझो कि यहाँ पर मैंने रेड बिंदी लगाई है, ओके, ये एरिया जैसे धीरे धीरे सन ये लाइट के सामने आते हैं तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि सनराइज, सूरज उगा। फिर स्लोली स्लोली ये अर्थ और मूव होते रहेगा, यानी अर्थ मूव हो गया, ये एरिया एकदम सेंटर में आया, वी विल से दैट इट इज नून, दोपहर हो गया। फिर स्लोली स्लोली और मूव होते होते जाएंगे तो ये बिंदी जो लगाया हुआ जगह है यहाँ पर आ जाएंगे, तो वी से दैट इट इज इवनिंग। स्लोली स्लोली वो अंधेरे की तरफ चला जाता है तो वी से दैट इट इज नाइट इन दैट एरिया। सनसेट हो जाता है, इवनिंग हो जाता है, देन इट बिकम्स नाइट इन दैट एरिया। सो हियर देखो ये ग्लोब को अच्छा से क्लियरली दिखाया है, और डे और लाइट, ये पार्ट में डे है और सॉरी ये पार्ट में डे है और ये पार्ट में नाइट है। After one sunrise, note when the next one occurs at the bindi.
You will see that this happens when the earth completes one rotation, that is when it makes one complete turn around itself. तो बिंदी एक बार पूरा घूम के वापस सन के सामने आना, that means that same place comes back again to the same direction. तो that means the earth completes one rotation. एक जो बिंदी लगाया हुआ जगह पूरा घूम के वापस कैंडल के सामने जब आता है, so we can say that it makes one complete rotation. This period of time that the earth takes to complete one rotation is a day. देखो जितना टाइम अर्थ लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक बार पूरा खुद घूमने के लिए जितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड अ डे. अ डे हैज़ टू पार्ट्स. आपको भी पता है एक डे में दो पार्ट होता है, वन इज डे टाइम एंड द अदर वन इज नाइट टाइम. सो डे टाइम एंड नाइट टाइम, simply we say that day and night. For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 hours, each of which is called an hour. और हमने ये पूरे डे को, डे और नाइट मिलाकर कंप्लीट जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, 24 आवर्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि टाइम मेजर करने के लिए इजी पड़ता है. 24 आवर्स, दैट मीन्स एक एक 1 आवर ईच पार्ट, डे के अंदर एक एक घंटा ऐसा काउंट करके टोटल 24 आवर्स है. नाउ मूव द ग्लोब along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves. The earth revolves around the sun even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि अर्थ को, मतलब ग्लोब को यहाँ रखा, कैंडल यहाँ पर है और एक सर्कल बनाया, बराबर. दैट मीन्स इसको इमेजिन करो उस कैंडल को कि सन और ये अर्थ का पाथ है, ये सर्कुलर पाथ से देखो ये पाथ से अर्थ घूमता है. तो अर्थ खुद भी घूमता है और साथ साथ में ये पूरे जगह से घूम के वापस इसी पोजीशन में आता है. समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये ऐसा स्लोली खुद घूमता है राउंड राउंड राउंड, उसके साथ साथ यहाँ से घूम के आता है. खुद जो राउंड राउंड घूमता है उसे रोटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? रोटेशन. और जो ऐसा राउंड 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 जो अर्थ सन को घूमता है उसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. तो अर्थ का रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है? आपने देखा था रोटेशन के लिए एक दिन लगता है, 1 डे. दैट मीन्स हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स. 24 आवर्स. और एक रिवोल्यूशन, पूरे रिवोल्यूट होने के लिए, फुल पूरे के पूरे सन को घूम के वन टाइम वापस आने के लिए, फुल रिवोल्यूशन के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 ईयर, 1 साल लगता है. 1 साल मतलब 365 डेज और 6 आवर्स. 365 डेज और 6 आवर्स मिलकर 1 ईयर होता है. तो सन के चारों तरफ से अर्थ एक बार घूमने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स लेता है. दैट मीन्स 1 ईयर लेता है. तो अभी हमने देखा कि अर्थ खुद घूमने के लिए एक दिन लेता है, दैट इज 24 आवर्स लेता है. और अर्थ पूरे सन को फुल घूम के आने के लिए, एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए 1 ईयर, दैट मीन्स 365 डेज और 6 आवर्स एक्स्ट्रा, इतना लेता है. ये अभी हमने देखा. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ लीप ईयर. अब ये कौन सा चीज़ है? लीप ईयर. लीप ईयर किसको कहते हैं? इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर. ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है बच्चों? जो नॉर्मल हमारा कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो जिसमें जनवरी फरवरी मार्च से लेकर
दिसंबर तक का मंथ्स होते हैं, दैट इज द ग्रिगोरियन कैलेंडर. ग्रिगोरियन कैलेंडर में द ईयर इज टेकन टू हैव 365 डेज. जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स है उसको काउंट नहीं किया है. कितना माना है एक साल को? 365 डेज. इट मीन्स दैट इट काउंट 6 आवर्स लेस एवरी ईयर. इसका मतलब हर साल 6 घंटा हम कम काउंट कर रहा है. एक साल मतलब कितना होता है? 365 डेज और 6 आवर्स. लेकिन हर साल में क्या करता है, हम लोग 365 डेज ही गिनता है, 6 आवर्स को गिनता ही नहीं. तो इस वजह से क्या होगा, कैलेंडर में कुछ आवर्स कम हो जाता है. दैट मीन्स 24 आवर्स और 1 डे इन एवरी 4 ईयर्स. तो इसका मतलब 6 आवर्स 6 आवर्स 4 बार अगर करोगे तो हर साल में 6 घंटा कम. दूसरे ईयर में भी 6 आवर्स कम, तीसरे ईयर में भी 6 आवर्स कम, फोर्थ ईयर में भी 6 आवर्स कम. पूरा ये 4 बार 6 कंटिन्यू कम होने की वजह से 4 6 24 या 6 4 से 24 आवर्स कम हो गया. 4 साल के अंदर 24 आवर्स हमने काउंट कम कर दिया. दैट 24 आवर्स मीन्स 1 डे. तो इसके लिए फोर्थ साल में 1 डे को एक्स्ट्रा काउंट कर लेते ताकि प्रॉपर आ जाए. ओके, दैट 1 एक्स्ट्रा डे जिस साल में काउंट करते हैं उस साल को लीप ईयर कहते हैं. So it means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every fourth year. इसीलिए फरवरी महीने में 4 साल के बाद 4 साल में एक बार फरवरी का डेज 28 के बदले 29 होता है, क्योंकि 4 साल में हम लोग 4 बार 6 आवर्स रिड्यूस किया तो उसको मिलाकर एक दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं. दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर and it has 366 instead of 365 days and February has 29 instead of 28 days. You know that the length of day and night is not always equal. आपको पता है हम लोग बोलते हैं कि 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है, लेकिन रियलिटी में रोज इक्वल नहीं होता है दिन और रात. 12 आवर्स करेक्ट नहीं होता है. आप देखे होंगे ठंडी के मौसम में दिन बहुत ही लेट, मतलब सन बहुत लेट उगता है तो दिन बहुत ही लेट काउंट होता है और शाम एक 5 o'clock होते ही अंधेरा हो जाता है. लेकिन गर्मी में दिन बहुत ही जल्दी खिल जाते हैं, यानी कि एक 6 o'clock के पहले ही पूरे रोशनी आ जाता है और शाम को 7 o'clock तक कभी रोशनी रहती है. तो दिन का लेंथ कभी कम ज़्यादा हो जाता है. This happens because of the Earth's inclined axis and its revolution around the sun. क्यों इस तरह होता है, दिन का और रात का लेंथ इक्वल नहीं होता, क्यों है? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस. अर्थ का एक्सिस थोड़े टेढ़े हैं. हमने अभी ग्लोब में देखा था ना, थोड़ा टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं खड़े हुए हैं. इस वजह से एक पोल का रीजन, एक हेमिस्फीयर हमेशा सन के तरफ झुके रहते हैं, दूसरा सन से दूर झुके रहते हैं. और दूसरी बात, सन को अर्थ घूमते भी रहता है, रिवोल्यूशन होता है. ये रिवोल्यूशन और इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से डे और नाइट का लेंथ में फर्क रहता है. In the northern hemisphere between 22 March and 23 September, the days are longer than the nights. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आपको पता है इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ साइड. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 22 मार्च से 23 सितंबर तक डे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और नाइट शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं. देयरफॉर इट इज़ वार्मर देयर. दिन ज़्यादा है तो सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, बराबर, इसलिए वहाँ पर वार्म सीजन रहता है, गर्मी रहता है. कौन से टाइम से कौन से टाइम तक? मार्च 22 से सितंबर 23 तक. दैट इज इट इज समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. वो टाइम पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम? समर सीजन. हाउएवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड, लेकिन यही सेम टाइम पे यानी कि 22 मार्च से 23 सितंबर तक देखोगे तो दूसरे हेमिस्फीयर, दूसरा कौन सा हेमिस्फीयर है? सदर्न हेमिस्फीयर. वहाँ पर क्या होगा? नाइट लॉन्गर होंगे, डेज छोटे छोटे होंगे. नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज. तो यहाँ पर कम हीट होएगा क्योंकि नाइट ज़्यादा है, सनलाइट कम मिलता है तो कम हीट होंगे. एंड देयरफॉर इट इज़ विंटर इन दैट रीजन. इस वजह से ये एरिया में कौन सा मौसम रहेगा? विंटर सीजन रहेगा. दैट मीन्स जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, एंड वाइस वर्सा. In the period from 23 September
to 22nd March, the days are longer than the nights in the southern hemisphere. 23rd सितंबर से 22nd मार्च तक नाइट ज़्यादा होता है, डे कम होता है. सॉरी, डेज आर लॉन्गर देन द नाइट. डे बड़ा होता है, नाइट छोटा होता है. कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर में. इट गेट्स मोर हीट, तभी मोर हीट मिलेगा और समर हो जाएगा. और सेम पीरियड में, सेम टाइम में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? उल्टा होगा. नाइट लॉन्गर होंगे तो वहाँ पर विंटर सीजन हो जाएगा. दैट्स इट, सिंपल. ओके. Note that there may be differences in these dates due to the leap year. लेकिन लीप ईयर आने पर 365 डेज होते हैं ना, और फरवरी में एक दिन ज़्यादा, सॉरी 366 डेज होता है, फरवरी में एक दिन ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत डेट में आगे पीछे हो सकता है. इन इंडिया, समर, द रेनी सीजन एंड द विंटर आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सीजन्स. इंडिया में ये तीन सीजन को ही ज़्यादातर कंसिडर करता है मेन इंपॉर्टेंट सीजन. वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इंटू 6 सीजन. इसके अलावा ईयर को, साल को हम 6 अलग सीजन में काउंट करते हैं. जैसे नेमली वसंत, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरत ऋतु, हेमंत ऋतु एंड शिशिर ऋतु. वसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरद, हेमंत एंड शिशिर, ये 6 ऋतु, ऋतु यानी काल, 6 सीजन में हमने साल को डिवाइड किया हुआ है. दिस साइकिल ऑफ 6 सीजन्स इज कॉल्ड ऋतु चक्र. और ये जो 6 ऋतु का जो साइकिल होता है, एक बार बदल के दूसरा आते जाते कंटिन्यू, इसे हम कहते हैं ऋतु चक्र. मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विथ द सीजन्स. ज़्यादातर हमारा जितने भी त्यौहार होता है, ज़्यादातर त्यौहार सीजन पर डिपेंडेड है. जैसे आप जानते हैं कि विंटर सीजन में क्रिसमस आ जाता है, बराबर, और विंटर सीजन के जैसे शुरुआत होते ही दिवाली आ जाती है. तो वैसा एक एक सीजन पर हमारा फेस्टिवल्स डिपेंडेड है. मेनी ऑफ आवर सॉन्ग्स एंड गेम्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंट सीजन्स. और बहुत सारा सॉन्ग और गेम्स भी सीजन पर डिपेंडेड रहता है. जैसे अभी समझो पतंग उड़ाने का सीजन है ना, मकर संक्रांत वगैरह आने का जो सीजन होता है, उस सीजन में पतंग उड़ाने का, वो गेम का सीजन हो जाता है. कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सॉन्ग्स के लिए भी कुछ पर्टिकुलर सीजन होता है. The full moon and the new moon. The moon revolves around the earth and earth revolves around the sun. However, these two orbits intersect. Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. We see half of the moon's surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon. तो अभी समझो यहाँ पर सन है, और सन को कौन घूमता है? अर्थ घूम रहा है. और अर्थ को कौन घूमता है? मून घूमता है. सन सेंटर में, सन को राउंड राउंड कौन कर रहा है? अर्थ. और अर्थ को कौन राउंड राउंड कर रहा है? मून. तो अर्थ को राउंड राउंड करते 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 जहाँ जहाँ अर्थ जाएगा वहाँ सब कौन भी जाएगा? मून भी जाएगा. तो इनडायरेक्टली अर्थ को भी मून घूमता है और सन का भी राउंड राउंड घूमता है, क्योंकि अर्थ सन को राउंड राउंड घूमता है तो मून भी अर्थ के साथ घूमते रहता है. ओके. तो लेकिन हम जब अर्थ पे से देखोगे तो मून का एक ही एक साइड हमेशा दिखाई देता. ऐसा क्यों है? क्योंकि मून एक बार रोटेट करने के लिए, यानी कि खुद घूमने के लिए, और एक बार रिवोल्यूट करने के लिए, यानी कि अर्थ को घूमने के लिए, दोनों इक्वल टाइम निकालते हैं. इक्वली टाइम होता है. इसीलिए हमेशा हमने आज तक मून का एक ही साइड देखा है, दूसरा एक साइड हमेशा अर्थ से दूर ही रहता है. तो ये सन, ये मून और अर्थ हमेशा एक दूसरे के लिए, मतलब अर्थ के साथ मून भी सन को राउंड राउंड घूमते रहता है. तो कभी कभी ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है घूमते घूमते, कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं भी रहता है. The moon has no light of its own. We can see the moon because of sun's light that falls on it. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. तो आपने आसमान में देखे होंगे मून का शेप बदलते रहता है, बराबर. कोई दिन में देखोगे तो मून एकदम परफेक्ट राउंड रहता है, सर्कल रहता है. उस दिन को हम कहते हैं फुल मून डे, बराबर. फुल मून नाइट है वो. और जिस दिन देखोगे तो बिल्कुल मून नहीं दिखाई देता, दैट इज न्यू मून नाइट. तो ये जो
फुल मून नाइट और ए न्यू मून नाइट ये कंटिन्यू रिपीट होते रहता है, हर मंथ में ये रिपीट होते रहता है। तो मून का लेकिन खुद से कुछ लाइट नहीं है, मून का रोशनी रियल में उसका रोशनी नहीं है। सन का लाइट मून में जाकर गिर के रिफ्लेक्ट होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मून पे लाइट है। जैसा सन का लाइट अर्थ पे गिरता है, इसी तरह सन का लाइट मून पे भी गिरता है। और हम जब देखते हो मून को, तो सन का लाइट जो मून में गिरा हुआ रिफ्लेक्ट होकर हमारे तरफ आता है, इसलिए हमें लगता है कि मून को लाइट है। रियल में मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। From the full moon to the new moon, the illuminated part. What do you mean by illuminated? रोशनी वाला part, जहाँ पर lighted है, lighted part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. फुल मून मतलब क्या होता है, पूरे मून दिखाई देंगे, बराबर। उस रात से अगले रात में देखोगे तो थोड़ा सा मून कम हो गया हुआ रहता है, फिर और एक दिन जाओगे तो मून का साइज और थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा जाओगे तो और कम हो गया। इस तरह रोज थोड़े 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 मून का साइज कम होते रहता है और लास्ट में गायब हो जाता है। और उस दिन को हम कहते हैं न्यू मून नाइट। और उस दिन से न्यू मून नाइट होकर फिर एक दो दिन में हल्का सा मून दिखने लगेंगे, फिर थोड़ा बड़ा दिखेंगे, फिर थोड़ा बड़ा दिखेंगे, ऐसा एक एक दिन जाते जाते बड़ा 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 वापस फुल दिखेंगे, तो अगेन इट इज फुल मून नाइट। और ये जो मून का बदलता शेप को हम लोग कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। Now we are going to study about the lunar month and the days. Lunar मतलब moon. Lunar मून का रिलेटेड वर्ड है, मून का एडजेक्टिव है लूनार। जिस तरह सन का सोलार, उस तरह मून का लूनार। तो लूनार मंथ यानी मून के हिसाब से मंथ कैसा हम लोग काउंट करते हैं। एंड द डेज, डेज को यहाँ पे क्या कहते हैं, तिथि। तिथि, you know that it takes 14 or 15 days for new moon to full moon. एक बार फुल मून आया, वो फुल मून से गायब होने वाला मून यानी कि न्यू मून डे, फुल मून डे से न्यू मून डे तक जो गैप होता है कितना दिन का, 14 नहीं तो 15 डेज में। अगर समझो आज फुल मून डे है तो 14 डेज के बाद या 15 डेज के बाद क्या आएगा, न्यू मून डे आएगा। और उसके बाद फिर अगेन 14 डेज या फिर 15 डेज के बाद अगेन नेक्स्ट। तो इस तरह न्यू मून और फुल मून होते रहता है। This is the fortnight of the waxing moon. After full moon, the moon appears smaller and smaller. तो waxing moon मतलब क्या होता है, न्यू मून के बाद, न्यू मून मतलब बिना मून, मून दिखेगा ही नहीं, स्लोली स्लोली मून बढ़ते बड़ा बड़ा होते होते जाता है, उसे वैक्सिंग मून कहते हैं। वैक्सिंग मून, मून का साइज बढ़ते बढ़ते जाता है और उसके बाद कंप्लीट फुल सर्कल होने के बाद फिर नेक्स्ट 14 डेज या 15 डेज के बाद क्या होगा, फुल मून में से मून का साइज छोटे 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 हो जाएंगे। और मून का साइज छोटे 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 हो जाना, दैट इज कॉल्ड वेनिंग मून। बढ़ते बढ़ते जाने वाला मून का साइज को, मून को कहते हैं वैक्सिंग मून, और छोटे छोटे होते जाते जो साइज से मून का, उसको वेनिंग मून कहते हैं। दस द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज ऑफ 28 to 30 डेज, क्योंकि एक फुल मून से न्यू मून तक 14 नहीं तो 15 डेज, और उस से वापस न्यू मून से फुल मून डे तक अगेन 14 to 15 डेज। तो वन मंथ इज 28 अदरवाइज 30 डेज, 28 to 30 डेज। इट इज कॉल्ड द लूनार मंथ। इस तरह काउंट करते तो हमें इसे क्या कहते हैं, लूनार मंथ। एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड तिथि। और लूनार मंथ के हर एक दिन को हम क्या कहते हैं, तिथि कहते हैं। यहाँ पर आपको मून का जो बढ़ता हुआ मतलब घटता बढ़ता हुआ फेसेस दिया हुआ है, फेसेस ऑफ द मून। देखो इतना सा, ये बहुत ही छोटा है, यहाँ पर देखो कितने छोटे हैं, उसके बाद और थोड़ा बड़ा, और बढ़ गया, फिर से बड़ा हो गया। देखो ऐसा होते होते आफ्टर ऑल कंप्लीट फुल सर्कल लास्ट में। द न्यू मून टू फुल मून, न्यू मून से लेकर फुल मून तक कितना दिन है, 15 डेज। और इसे क्या कहते हैं, वैक्सिंग मून। मतलब क्या होगा, मून का साइज बड़ा बड़ा होते जाएंगे, बिगर एंड बिगर होते जाएंगे। और ये टाइम को कहते हैं शुक्ल पक्ष। वैक्सिंग मून इंग्लिश में, और हिंदी में नहीं, एक्चुअली ये संस्कृत में क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। फुल मून डे से न्यू मून डे तक वापस 15 डेज। वो 15 डेज को मतलब क्या होगा, ये मून का साइज स्मॉलर छोटे छोटे होते जाएंगे, और उसको वेनिंग मून कहते हैं, और उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं हिंदी में। फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून मतलब वैक्सिंग मून का फोर्टनाइट मतलब 14 डेज और 15 डेज।
14 नहीं तो 15 डेज को फोर्टनाइट कहते हैं। तो वैक्सिंग मून का फोर्टनाइट और वेनिंग मून का फोर्टनाइट कुल मिलाकर एक लूनार मंथ हो जाता है। यहाँ पर 15 डेज, यहाँ पर 15 डेज, total 30 days. The rotation of the earth gives rise to a day and night. The revolution of the earth and the inclination of its axis give rise to cycle of seasons. तो दिन और रात किसकी वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। और सीजन्स होता है किसके वजह से? इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस, अर्थ के एक्सिस टेढ़े होने की वजह से। तो इस तरह ये लेसन हमारा फिनिश हो गया।